हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो क्लासेस लेने के मूड में तो मैं नहीं थी खैर, बट कुछ बच्चों की रेगुलरिटी और लगन देख के मन कर रहा है क्लासेस कंटिन्यू रखनी चाहिए और आपके साइको के नोट्स बहुत अच्छे से तैयार करवा देनी चाहिए। तो आप टेंशन ना लो, आप ही का चैनल है, ठीक है। आप ही ने कहा था इसीलिए ही तो शुरू किया था। ओके, तो आज का टॉपिक देखते हैं, आईपी पावलोव का सिद्धांत। और आपसे भी ये रिक्वेस्ट है, जैसे कुछ बच्चे नोट्स बना रहे हैं, आप भी साथ के साथ नोट्स बनाओ ताकि आपको पता। और देखो, जितना छोटा हो उतना लिखना है, मतलब उतने कम पेजेस में होने चाहिए। मैं चाहती हूँ कि जिस दिन लास्ट क्लास हो उस दिन आप मुझे बोलो मैम हमारे 50 पेजेस में नोट्स तैयार हो गए, हमारे 100 पेजेस में हो गए। 100 से आप बाहर नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। जितने कम होंगे, जितने छोटे लिखो सको लिख लो, जैसे अरेंज कर सको पेपर पे कर लो। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, आपको आपके नोट्स खुद को पढ़ने हैं, किसी और को नहीं पढ़ाने, ठीक है। तो आपको इतना बड़ा बड़ा और ऐसे जैसे यहाँ लिखे हुए रहते हैं, इतना फैला फैला कर नहीं लिखना है इनको। जितना हो सके उतने छोटे लिखो ताकि आपको लगे कि मेरे को सिर्फ 60 पेजेस 70 पेजेस रिवाइज करने और मेरी साइकोलॉजी एकदम बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। ओके, तो अब मैंने आपको लास्ट टाइम जो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था उसके बारे में बताया था। तो आई होप आपने वहाँ तक के लेक्चर्स देख लिए होंगे। आज अपन लोग आईपी पावलोव का सिद्धांत करवाने वाली हूँ मैं आपको। और आईपी पावलोव का जो सिद्धांत था वो 1904 ईस्वी में आया था, ठीक है। और किसने दिया था? तो देखो, ये आईपी पावलोव जो है इन्होंने ही सिद्धांत दिया था, क्योंकि मोस्टली क्या है ना, ये सिद्धांत इन्हीं के नाम पे है। जैसे स्कीनर का सिद्धांत कहलाया, थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया था वो थॉर्नडाइक का सिद्धांत कहलाया। समझ रहे हो मेरी बात? तो आईपी पावलोव का जो सिद्धांत है वो आईपी पावलोव ने ही दिया था, है ना। और ये कहाँ के थे? रूस के सारी शास्त्री थे। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कब मिला था? 1904 के अंदर। और ये अनुबंधन का जनक कहलाए आईपी पावलोव। तो यहाँ पे सबसे मोस्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ एक ही है, और वो है कि अनुबंधन का जनक कौन है। तो ध्यान रखना, अनुबंधन का जो जनक है वो आईपी पावलोव है। ओके, तो यहाँ से ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। और कोष्टक में लिख लेना मैम की तरफ से, ठीक है। अब सिद्धांत के नाम, अब आपको पता है कि अगर आपको इतना ही पता है कि आईपी पावलोव ने सिद्धांत दिए हैं और आपको ये नहीं पता इस सिद्धांत के और क्या क्या नाम है, तो कोई लेना मतलब नहीं है। क्योंकि हो सकता है ऐसे पूछ ले आपको कि प्राचीन शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, या ये ना पूछकर ये पूछ ले कि सहज अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, या ये पूछ ले कि प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने दिया, या बोल दे परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया। तो आपको ये नाम पता होने चाहिए कि जो आईपी पावलोव ने जो सिद्धांत दिया है उसके और क्या क्या नाम है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये चीज़, क्योंकि क्या है ना कि क्वेश्चन कौन से नाम से उठकर आएगा आपको नहीं पता। अगर आपसे कोई सीधा सीधा सवाल करे कि आईपी पावलोव का सिद्धांत किसने दिया, तो इतना भोंदू तो कोई है नहीं, है ना। आप देख के बता दोगे आईपी पावलोव। और मान लो प्राचीन शास्त्रीय अनुबंधन आपने याद कर रखा है, ये पूछा, ठीक है भाई, पता है। बट अगर पूछ लिया प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, आप सोचोगे भाई साहब ये क्या आ गया, समझ रहे हो। तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इन चीज़ों का। इसके अलावा जो मैंने आपको ये बताया ना अभी हिंदी में नाम, उन्हीं कोई क्लासिकल थ्योरी वगैरह लिख रखा है। बाकी इन्होंने किस पे प्रयोग किया, तो अगर आपसे पूछे कि आईपी पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था, तो ध्यान रखना इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किए थे, है ना। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए कि देखो, एक, अब आप बोलोगे मैम पढ़ाया तो है ही नहीं, पहले क्वेश्चन। हाँ जी बिल्कुल। तो एक बालक खिड़की में बैठा हुआ वर्षा को देख रहा है। वर्षा यहाँ पे किसी लड़की का नाम नहीं है, बारिश का नाम है, ठीक है। तो वर्षा को देख रहा है, अचानक बिजली गरजती है, बालक डरकर रोने लग जाता है। अब बालक बरसात को देखकर ही रोने लग जाता है। यहाँ अनुबंधित उद्दीपक तथा अनुबंधित उद्दीपक कौन से हैं? तो देखो, अनुबंधित में एक न है और अनुबंधित में दो न है ना, ठीक है। आगे चल के मैं आपको इसको CS बोलूँगी और इसको UCS बोलने वाली हूँ, ठीक है। तो अब देखो, ऐसे याद कर सकते हो कि ओनली CS आए तो मतलब एक न है, और U भी आ गया मतलब दो न आ गए। कुछ भी करके याद रख लो, क्योंकि जैसे UCS थोड़ा बड़ा वर्ड है CS से, है ना। CS का मतलब कंडीशनिंग, जैसे होता है ना कि कोई कंडीशन हो और फिर आपको उद्दीपक स्टिमुलस, तो वही दे रखा है। तो CS और UCS करके याद रखोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। मैंने भी अपने टाइम पे ऐसे ही याद किया था। और अगर ऐसा भी नहीं करना चाहते तो इनका ईजी नाम बताती हूँ।
और सबसे बेस्ट ये है कि आप अनुबंधित को अस्वाभाविक या अर्जित व्यवहार करके याद रख लो। टेंशन ना लो, आगे मैं आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ ये वर्ड क्या होते हैं, इनका मीनिंग क्या है। बट फिर भी अगर आपको अभी है तो अनुबंधित आप वो चीज़ होती है जो अस्वाभाविक है, वो जो स्वाभाविक नहीं है, ठीक है, अर्जित हो रही है। और यूसीएस जो है वो स्वाभाविक हो जाएगा। ऐसे करके याद रख लो, भाड़ में जाए बाकी सब, ठीक है। क्योंकि अनुबंधित और अनुबंधित तो ऐसे नाम है कि आप शायद, अब मेरे को बोलने में इतना अजीब लग रहा है तो सोच लो आपको कब तक याद होंगे। बट हाँ, ये ऐसे ही पूछे जाएंगे, ये ज़रूर ध्यान रखना, कैसे भी याद रख लो। अब इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि देखो, अब मैंने आपको अभी जस्ट ये एक चीज़ बोली थी कि अनुबंधित उद्दीपक का मतलब होता है अस्वाभाविक व्यवहार, है ना, अस्वाभाविक या अर्जित। तो आप बताओ इसके अंदर अस्वाभाविक क्या था। देखो, एक बालक है, वो खिड़की में झाँक रहा था, है ना, ठीक है, बाहर बारिश हो रही थी, बिजली गरजी, वो बालक डर कर रोने लग गया। ये तो स्वाभाविक है ना, डर लगेगा तो रोओगी, गुस्सा आएगा तो क्रोध ही करोगे ना। अच्छा, गुस्सा और क्रोध तो एक ही हो गया मतलब अगर आपको किसी से चिढ़ मच रही है तो आप गुस्सा ही करोगे ना, फूल थोड़ी बरसाओगे प्यार के। तो वही चीज़ है कि एक बालक था, खिड़की के बाहर देख रहा था, ठीक है, और वहाँ पे बिजली गरजी तो वो रोने लग गया। तो ये तो स्वाभाविक हुआ है, स्वाभाविक नहीं हुआ। तो ये हो जाएगा यूसीएस के अंदर, ठीक है, मतलब अनुबंधित उद्दीपक। बट अगर बालक अब बरसात को देख कर ही रो रहा है, ये कहाँ का स्वाभाविक है भाई। बारिश को देख के कौन रोता है, समझ रहे हो। वो आप बोलोगे कि बच्चे के मन में डर बैठ गया, हाँ ठीक है, बट एक वो चीज़ सोचो ना कि हाँ बिजली कड़की, डर लगा, रोया। एक वो चीज़ होती है, एक वो चीज़ बारिश को देख के वो रो रहा है, तो वो अस्वाभाविक हो गया ना एक तरह से। तो इसी वजह से यहाँ पे अगर आपको पूछा गया है तो अनुबंधित उद्दीपक हो जाएगा बरसात, कि बरसात को देख कर ही रो रहा है, और अनुबंधित उद्दीपक हो जाएगा बिजली का गरजना, ठीक है। मैंने आपको उद्दीपक और उसके अलावा प्रतिक्रिया का बताया था ना, मैंने RS या SR करके मैंने आपको आई थिंक लास्ट लेक्चर में बताया था कि कोई भी उद्दीपक या कुछ भी होता है तो उसके प्रति प्रतिक्रिया होती है, राइट। तो यहाँ पर आपको उन उद्दीपकों के बारे में बात हो रही है कि कौन सा उद्दीपक है जो स्वाभाविक है, कौन सा है जो अस्वाभाविक है। देखो, स्वाभाविक और स्वाभाविक करके कितना इजी हो गया ना ये टॉपिक। तो बस यही फ़र्क है खुद से पढ़ने में और किसी के समझाने में, ठीक है। बाकी आप लोगों को समझ तो आ रही है, आई नो। तो ठीक है, अब नहीं भूलोगे ना। अनुबंधित उद्दीपक का मतलब होता है जो अस्वाभाविक है, अब जो नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि कोई फैक्ट नहीं है वहाँ पे। और अनुबंधित उद्दीपक का मतलब तो आपको समझ आ गया, जो स्वाभाविक है। जैसे बच्चा बिजली को गरजते हुए देख कर रोने लगता है, भाई सही बात है। आज आपको भी डर लगेगा तो डर लग होता है ना, जैसे आपको एग्ज़ाम से डर लग रहा है तो ये स्वाभाविक है। बट एग्ज़ाम के बाद भी आपको डर लगे कि नहीं भाई अभी तक तो हमारा डर ही गायब नहीं हुआ, तो वह स्वाभाविक हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे ज़्यादा साइकोलॉजी मत घुसो, मैं भी ट्राई करूँगी थोड़ा कम एक्सप्लेन करूँ, वरना अपनी साइकोलॉजी की क्लासेस पता चला एग्ज़ाम हो गया फिर भी चल रहे हैं, राइट। तो आगे चलते हैं। बट यार साइकोलॉजी पढ़ाने में मज़ा बहुत आता है, आई होप आपको भी पढ़ने में आ ही रहा होगा। अब देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ से सवाल आते हैं और हमेशा यही पूछा जाता है कि उद्दीपक और इन्हीं के बारे में, ठीक है, कहने का मतलब। तो देखो, उद्दीपक और प्रतिक्रिया, अब कोई भी उद्दीपक तो प्रतिक्रिया हुई ना। जैसे वहाँ पे बच्चा रोने लगा था, ठीक है, तो क्या उद्दीपक क्या था वहाँ पे, बिजली का गरजना। उसी तरह से जब स्कूल में घंटी की आवाज़ आती है, ठीक है, तो घंटी की आवाज़ आने पर भोजन, आपको पता है लंच टाइम की बात हो रही है ये, है ना, तो लाल टपकना एक प्रतिक्रिया सी हो गई है, ठीक है। तो देखो, ये यूसीएस से रिलेटेड जो प्रतिक्रिया होती है उसको यूसीआर बोलेंगे, और जो सीएस से रिलेटेड प्रतिक्रिया होगी उसको सीआर बोलेंगे, ठीक है। आपसे एग्जाम में सीएस, यूसीएस, सीएस, सीआर पूछा जा सकता है। सीएस मैंने पहले भी बता दिया, इसकी फुल फॉर्म वही है यार, कंडीशनिंग स्टिमुलस, हाँ आई थिंक यही होता है, ठीक है। तो इसके तो घंटे की जब आवाज़ आती है ना, आप पर मैं अभी भी आपको ये बोल रही हूँ, ये सीएस यूसीएस में मत फंसना। ये सिर्फ एक बार के लिए आपको ध्यान केंद्रित हो, इसकी तरफ ध्यान जाए कि अच्छा ये वर्ड भी होते हैं, सिर्फ इसलिए बता रही हूँ। अदरवाइज़ आपको सिर्फ स्वाभाविक और अस्वाभाविक करके याद रखना है, ताकि आपको ये टॉपिक भी ईजी लगे और आपको सारी बातें समझ में भी आए, ठीक है। तो जैसे घंटे की आवाज़ बजी, है ना, घंटे की आवाज़ बजी, ऑब्वियस है वो भोजन के लिए ही, क्योंकि लंच टाइम हुआ है तो। और अगर भूख लग रही है तो लार टपकना एक स्वाभाविक सी बात है। आप ठेले पर जाते हो, चटपटे गोलगप्पे देखे हैं,
अब आप बोलोगे मैम चटपटे गोलगप्पे, हमने तो सिर्फ गोलगप्पे खाए। हाँ जी, पर गोलगप्पे होते तो चटपटे ही हैं। तो एक वो होता है, ये प्रोसेस नॉर्मल है, ठीक है, स्वाभाविक है। इसी वजह से इसको यूसीआर बोला गया है ना, क्योंकि ये स्वाभाविक है यार, भोजन को देख के लार टपक रही है, समझ रहे हो। अब यहाँ पे घंटे की आवाज़, भाई घंटे की आवाज़ सुन के लार टपकना ये कहाँ का स्वाभाविक है। अब तो समझ में आ गया आपको कि मैं क्या समझाना, क्या ट्राई कर रही हूँ। देखो, घंटे की आवाज़ को बच्चों ने भोजन से रिलेट कर दिया। भोजन को देख के लार टपकना ठीक है, होता है, कभी गुलाब जामुन देख के भी मन कर जाता है, ठीक है। बट अगर घंटे की आवाज़ को सुनकर आप सोचो अरे, तो ये तो गलत है ना। तो बस वही चीज़ है, स्वाभाविक और अस्वाभाविक। स्वाभाविक प्रतिक्रिया होगी तो उसको आप यूसीआर बोल सकते हो, और अस्वाभाविक प्रतिक्रिया होगी तो आप उसको फिर सीआर ही बोलोगे, है ना। और ये वही है सीएस और यूसीएस, यहाँ पे वही आपको एक न लगाना है, अनु करना है, और यहाँ पे अनुबंधित करना है, ठीक है। मैंने आपको ये तो बता दिया था, ये वाकई में वर्ड्स बहुत अजीबोगरीब है, बट आपको मैंने अपने तरीके से बेस्ट वे में समझाया है। आई होप आपको समझ में आया हो। बाकी आप अपने नोट्स तो बना ही रहे हो साथ के साथ, ठीक है। इस सिद्धांत में अनुबंधन से अनुबंधन को जोड़ा जाता है। अब देखो, अनुबंधन एक नए वाला है, अब ऊपर बिंदी लगा दी तो भाई यही काम चला दिया, ये अनुबंधन है, ठीक है। तो इस सिद्धांत में इन दोनों को भाई आपस में जोड़ा जाता है, सीएस और यूसीएस को। इस सिद्धांत में दो दीपक होते हैं तथा प्रतिक्रिया एक होती है ना। इसके अंदर दो दीपक होते हैं, जो मैंने आपको अभी अपन ने बात की थी, जिससे कि ये हो गया सीएस और यूसीएस, दो दीपक हो गए, बट एक ही प्रतिक्रिया हुई, राइट। अब मान लो एक ही है सीएस तो फिर एक ही प्रतिक्रिया हुई, वो सिर्फ समझाने के लिए था आपको। तो अनुबंधन से पूर्व भोजन प्लस लार टपकना। अनुबंधन की स्थिति कौन सी है, सीएस प्लस यूसीएस बराबर यूसीआर, और अनुबंधन के बाद क्या हो जाएगा, सीएस बराबर सीआर। देखो, सबसे पहले मैंने आपको अभी यही चीज़ समझाई थी, जैसे बरसात वाले टॉपिक में भी और भोजन वाले टॉपिक में भी, कि भोजन को देख के लार टपकना एक नेचुरल सी बात है, ठीक है। अनुबंधन वाली बात है, अनुबंधन से पूर्व की बात है ना। अनुबंधन की स्थिति में क्या होगा, घंटी बजी स्कूल की और भोजन भी है तो लार टपकी, ठीक बात है। फिर भी अनुबंधन के बाद क्या हुआ, अब घंटी बजे जा रही है पर भोजन तो है ही नहीं, फिर भी लार टपक रही है ये सबसे वाहियात चीज़ है, ठीक है। तो अगर ये दोनों लाइनें आपको अच्छे से समझ में आई होगी तो आपको ये चीज़ भी समझ में आ जाएगी कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। और बाकी आप सिर्फ इतना भी ध्यान रख लोगे तो आपका काम हो जाएगा कि इस सिद्धांत में दो दो दीपक होते हैं और प्रतिक्रिया एक होती है। अब देखो, एक बालक को गुब्बारा दिया जाता है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बालक को गुब्बारा दिया जाता है, बालक जैसे ही गुब्बारे को पकड़ता है वह फट जाता है। अब ये आप बताओगे, किसी ने देखा तो नहीं ना आंसर, देखा है तो भूल जाओ। देखो, एक बालक को गुब्बारा दिया जाता है, बालक जैसे ही गुब्बारे को पकड़ता है वह फट जाता है, बालक डरकर रोने लगता है। अब बालक दूसरे गुब्बारे को देखकर ही रोने लगता है। यहाँ सीएस तथा यूसीएस क्या है बताओ। सीएस वो है जो अस्वाभाविक है, यूसीएस वो वाला उद्दीपक है, या वो है जो स्वाभाविक होता है। अब बताओ यहाँ पे स्वाभाविक क्या था, बालक का गुब्बारे के फटने पर रोना, या फिर बालक का नए गुब्बारे को देखकर ही रोने लगना। अब आप यही बात बोलोगे ना कि मैम पुराने गुब्बारे के टूटने की आवाज़ से बालक का रोना ये स्वाभाविक था, ऑब्वियस है, तो ये यूसीएस हो जाएगा, ठीक है। और अस्वाभाविक कौन सा है, नए गुब्बारे को देखकर बालक का रोना, राइट, तो वो सीएस हो जाएगा। तो देखो, अब तो आपसे कभी सीएस यूसीएस करके सवाल नहीं आएगा, बट सीएस को आपको बता दिया ना मैंने, अनुबंधित, और ये अनुबंधित, ऐसे ही बोला करो मेरी तरह, अटक अटक के, मतलब अनुबंधित और अनु करके, ताकि आपको पता रहे। और वैसे भी ऐसे नहीं बोलना, तो अन्य करके इसको याद रख लो कि इसमें 2 वर्ड है तो अन्य यहाँ पे आएगा, इस पे 3 वर्ड है तो ये अनु हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो आप संभाल ही लोगे, मुझे पूरा भरोसा है आप पे। तो इसके अंदर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। आई थिंक इससे ज़्यादा इजी में मैं समझाना मेरी बस की तो नहीं है। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखना मत, पहले ही बता रही हूँ। देखो, एक बालक खेलता हुआ रसोई में आता है, ठीक बात है भाई, उसका हाथ अचानक गर्म चिमटे के पर लग जाता है ना, और बालक रोने लग जाता है। अब बालक ठंडे चिमटे को देखकर भी रो रहा है। इस बार ध्यान रखना, सीएस यूसीएस बहुत कर लिया, अब सीएस सीआर की बारी है। बताओ इसके अंदर सीएस क्या है और सीआर क्या है। मैंने पहले भी बताया था, सीएस अस्वाभाविक ढूंढना है आपको, अस्वाभाविक उद्दीपक ढूंढना है, पहले ही बता दूँ। क्रिया विरिया में मत जाना अभी, ठीक है। यहाँ पे आपसे क्रिया पूछी गई है और यहाँ पे आपको उद्दीपक पूछा गया है ना।
और आपको देखो, मेरे को थोड़ा सा इसकी फुल फॉर्म के अंदर मुझे समझ में नहीं आ रहा आपको मैं कैसे समझाऊँ, बट फिर भी आपके सहूलियत के लिए मैं लिख देती हूँ ये, वरना बोलोगे मैम पूरे लेक्चर में सी एस यू सी एस ही करते रहे, कम से कम फुल फॉर्म तो बता देते। तो अब ठीक है, पर मैं अभी भी आपको बोलूँगी ऐसे याद मत रखना, जैसे मैंने आपको स्वाभाविक और स्वाभाविक करके बहुत ईजी वे में समझाया, प्लीज़ वैसे याद करना, क्योंकि आप जैसे आदत डालते हो ना आपको वो चीज़ें वैसे ही याद रहने लग जाती है। ओके, तो देखो इसके अंदर ठंडा चिमटा, ये हो गया सी एस, क्योंकि ठंडा चिमटा देख के कौन रोता है ना। और रोना क्रिया हो गई, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे सी एस सी आर पूछा है ना, वैसे पिछले वाले में भी पूछे जा सकता था, जहाँ घंटी की आवाज़ सुनकर ही लाल टपक रही थी, ठीक है। अब देखो एक बालक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक गुलाब के फूल को तोड़ने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाता है उसी समय उसके कांटा लग जाता है। बालक जो है वो रोकर वापस आ जाता है। अब बालक लाल वस्तु को देखकर ही रोने लगता है। अब बताओ मुझे, इसमें तो काफ़ी सारा पूछ लिया, पहले बताओ सी एस तथा सी आर क्या होगा। देखो इसमें अस्वाभाविक बताना है आपको, है ना। क्रिया तो दोनों में सेम ही होने वाली है, इतना हिंट दे सकती हूँ। तो देखो लाल वस्तु को देखकर रोना गलत बात है, राइट। तो लाल वस्तु सी एस हो जाएगा, सी आर रोना हो जाएगा। और यू सी एस में स्वाभाविक क्या था भाई, कांटा चुभा, दर्द हुआ, फील हुआ है और रोना निकल आया, तो वो यू सी आर में हो जाएगा। अब देख लो ये आंसर है। आई थिंक अब आपको कोई पूछे, है ना, अनुबंधित और अनुबंधित, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता आपको कोई भी कुछ भी मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, है ना। वैसे तो डर के आगे जीत है, बट आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं है, आपके साथ आपकी मैम है ना, बट पेपर देने अकेले जाना पड़ेगा। अब देखो अनुबंधित उद्दीपक या अस्वाभाविक या अर्जित, ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि इनको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी आगे चल के। तो देख लो इसी के नाम है, अब तो समझ में आ गया। अर्जित वो होता है जो जन्मजात नहीं होते, आप मतलब बाहर से वातावरण से अर्जित करते हो, ठीक है। और अस्वाभाविक का तो मैंने आपको बता ही दिया, अब इतनी देर से यही सब चल रहा है ना। अब देखो जिस उद्दीपक को यू सी एस के साथ बार बार प्रयोग करके जोड़ा जाता है, जैसे भाषा, जगहों के नाम, वस्तुओं के नाम, व्यक्तियों के नाम आदि, है ना, वो ही सी एस है, मतलब सी एस को यू सी एस के साथ जोड़ा ही जाता है। इसके बाद में सी एस के माध्यम से जो क्रिया होती है उसे सी आर अनुबंधित प्रतिक्रिया कहा जाता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। जैसे बालक का नाम पुकारने पर उसका बोलना, ठीक है, ये एक प्रतिक्रिया ही तो हुई है। और वस्तुओं के नाम बताना, तो आप तो सिर्फ इतना ध्यान रखो जो हाईलाइटेड है वो तो आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। बाकी सिर्फ नॉलेज बढ़ाने के लिए, क्योंकि सी एस के माध्यम से होने वाली प्रतिक्रिया ही सी आर है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो जिस तरह से मैंने आपको ये नाम बताए थे कि यू सी एस और सी एस क्या है, वैसे ही यू सी एस जो है वो है, उसके और नाम है अनुबंधित उद्दीपक, जैविक और स्वाभाविक, ठीक है। आप स्वाभाविक से याद रखो, सबसे बेस्ट मुझे यही लगा। यह उद्दीपक सभी प्राणियों में पाया जाता है, सबका समान होता है तथा जन्मजात होता है, ठीक है। जैसे इसके अंदर क्या आएगी, सहज क्रियाएं आएंगी, मूल प्रवृत्तियाँ आएंगी, क्योंकि जैसे इंजेक्शन से दर्द होना, भाई कोई ऐसा है जिसको इंजेक्शन लगे और दर्द ना हो। देखो हर कोई होता है कि थोड़े नौटंकी करते हैं ना, दर्द होगा पर हमें दर्द नहीं होता। दर्द क्या होता है, हमें नहीं होता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसको भी इंजेक्शन लगता है उसको दर्द होता है, गुदगुदी फील होती है। कोई आपकी गुदगुदी चलाए तो चलेगी ना, हाँ बहुतों की नहीं चलती पर चलती है मोस्टली। बच्चों की गुदगुदी करके देखो, पिटाई, है ना, गर्म वस्तु, अब वैसे गर्म वस्तु के हाथ लगाओगे तो जलेगा, दर्द होगा ना, करंट लगेगा ना। तो ये सब चीज़ें सहज हैं, ये होती ही हैं, ठीक है, स्वाभाविक है। यू सी एस से जो प्रतिक्रिया होती है वो यू सी आर कहलाती है, मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ। दर्द से रोना, गुदगुदी से हंसना, ये प्रतिक्रियाएं हो गई, रोना हंसना। आपने हिंदी पढ़ी है ना कभी, हिंदी में क्रियाएं नहीं होती क्या, हिंदी में भी होती है, संस्कृत में भी होती है, और वर्ब भी तो होती है इंग्लिश के अंदर। तो वो यही तो सब चीज़ें हैं, रोना, हंसना, गाना, सोना, पीना, खाना, तो बस वही चीज़ें, थोड़ा कोरिलेट करो यार। अनुबंधन पर समय का प्रभाव या अनुबंधन की विधियाँ, तो अनुबंधन पे समय का प्रभाव देखें या अनुबंधन की विधियाँ, एक ही बात है। सबसे पहले विलंबित उद्दीपक, तो देखो सी एस प्लस यू सी एस सबसे जल्दी, मतलब विलंबित उद्दीपक क्या होता है,
ऐसे ध्यान रखना है, विलंबित उद्दीपक सबसे फटाफट होता है, कम 10 सेकेंड के अंदर ही हो जाता है, ठीक है। और अवशेषी या चिन्ह उद्दीपक में देरी से होगा। आप ना अवशेषी और चिन्ह से याद रख लो, ये देरी से होता है, विलंबित सबसे जल्दी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में सहकालिक उद्दीपक जो होता है वो अधिक समय लेता है, और पश्चगामी उद्दीपक जो होता है वो अनुबंधन नहीं होगा, ठीक है। पश्चगामी उद्दीपक के अंदर तो भाई अनुबंधन ही नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पे पश्चगामी उद्दीपक इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपसे अगर पूछे कोई कि ऐसा कौन सा उद्दीपक है जिससे अनुबंधन नहीं होगा या अनुबंधन की प्रक्रिया ही नहीं होगी, तो ध्यान रखना पश्चगामी उद्दीपक, ठीक है। इसके अलावा तो सब नॉर्मली था। अब देखो जो 2005 के अंदर 2005 में थॉमस सीलिंग को नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है भाई, हमें तो मिला नहीं है ना। शिक्षा में प्रयोग, अब हमने सिद्धांत पढ़ा भाई, इसका कोई तो फ़ायदा होना चाहिए ना, वरना क्यों पढ़ रहे हैं हम साइकोलॉजी? सिर्फ इसीलिए ताकि अपने पढ़ाने के तरीके को और बेटर कर सके, हम बच्चों के मूड के बारे में जान सके। बहुत बार टीचर्स बोलते हैं ना, मुझे हाव भाव देख के पता चल जाता है तुम्हें कितना आता है ना। वो ऐसे ही नहीं आता टीचर्स को, उनको एक्सपीरियंस हो जाता है, साथ साथ रह रह के टीचर्स को पता रहता है कि कौन से स्टूडेंट के दिमाग में क्या चीज़ चल रही है, ठीक है। वो सब टाइम देते हो ना आप किसी भी चीज़ को, तो आपको भी, अगर आप भी पढ़ाने लग जाओ और आप भी इस क्लासेस में डेली वही फेस देखो और नोटिस करो उन्हें, तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि भाई इसको आता नहीं है तो इसकी नज़रें नीचे झुकती है, या फिर ये चेहरा इधर उधर घुमाता है ताकि सर की नज़रों में ना आए, तो वो पता चल जाता है हाव भाव से। तो वो सब साइकोलॉजी में ही पढ़ाया जाता है, साइकोलॉजी में बताया भी जाता है। आपको पता है रीट वाले तो टीचिंग मेथड्स भी पढ़ते हैं कि आप कैसे टीचिंग को और बेटर कर सकते हो, ठीक है। शुक्र है आपके में सिलेबस में कम से कम वो तो ऐड नहीं करा, वरना फिर क्या बचता। अब देखो अनुबंधन है ना, अनुबंधन का क्या यूज़ है, तो जब CS को बार बार UCS के साथ जोड़ा जाता है तो धीरे धीरे CS पर अनुबंधन जुड़ जाता है। जैसे बालक का घंटी से प्रार्थना का अनुबंधन जुड़ना, देखो इनमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको बस ये बताया कि जो इतना पढ़ाया है ना मैंने वो कहाँ काम आ रहा है। तो देखो बालक का घंटी से प्रार्थना का अनुबंधन जुड़ जाना, क्योंकि आपको पता है सुबह भी मॉर्निंग में स्कूल टाइम पे घंटी बजती थी ना, याद है स्कूल वाले दिन जो सबसे हसीन हुआ करते थे। हम उस टाइम ये सोचते थे हम कब बड़े होंगे, हम कब कॉलेज जाएंगे, राइट। और अब कॉलेज में आए तो स्कूल वाले दिन याद आए, कॉलेज ख़त्म होने के बाद में जब कंपटीशन में आए तो कॉलेज वाले दिन याद आए, ठीक है। ये तो चलता रहता है, खैर पर कोई ना, लाइफ है। तो बालक का घंटी से प्रार्थना का अनुबंधन जोड़ना। इसके अलावा जैसे विलोपन, जब CS के बाद UCS को नहीं दिया जाता तो धीरे धीरे अनुबंधन समाप्त हो जाता है। तो बात ऐसी है कि जैसे घंटी बज रही है ना, बट कॉलेज में घंटी बजी और प्रार्थना का अनुबंधन टूटा, क्योंकि आपको भी पता है कॉलेज में आने के बाद में कहाँ की घंटी, कैसी घंटी हैं, कैसी प्रार्थना। कॉलेज में 10 बजे का टाइम है तो 11 बजे तो साहबजादे पहुंचते हैं, है ना। आपको नहीं कह रही, पर ये गलतियां हर कोई करता है। कॉलेज वाले दिन सबके एक जैसे ही होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। सब कॉलेज में आके बोलते हैं ना कॉलेज की हवा लग गई, तो वो वाली बात है। बट हाँ एक वही चीज़ है कि विलोपन कब होती है हैबिट्स, जब CS के बाद में UCS नहीं दिया जाता। मान लो घंटी बजी और घंटे के बाद में प्रार्थना हुई, तो एक टाइम के बाद में आप उन दोनों को रिलेट कर लो कि भाई घंटी बजी है स्कूल की, प्रार्थना में अटेंड होना ही है, कंपल्सरी है। बट अगर कॉलेज में घंटी बजी और अगर प्रार्थना नहीं हुई तो फिर काहे की घंटी और कैसी प्रार्थना, कोई मेल नहीं है। धीरे धीरे पता भी नहीं चलेगा, ओह अच्छा, तो वो चीज़ें विलोप्त हो जाएगी, विलोपन हो जाएगा उसका, ठीक है। स्वतः प्राप्ति, तो विलोपन के बाद यदि CS को पुनः दिया जाता है तो प्राणी पुनः पहले जैसी अनुक्रियाएं करने लग जाता है। जैसे B.Ed कॉलेज में घंटी से प्रार्थना करना सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था ये, और मुझे पढ़ाकर बड़ा आनंद आया कि स्कूल में जैसे होता ही है, घंटी बजती है, प्रार्थना होती है, बढ़िया बात है भाई, अनुबंधन हो गया है। विलोपन, कॉलेज में आते हैं, कॉलेज के दिन में कॉलेज में हवा लग गई है, कोई पता नहीं घंटी का, ना कोई पता प्रार्थना का, विलोपन हो गया। वापस से B.Ed कॉलेज में आते हैं, कमर कस लो अब है, क्योंकि प्रार्थना में अटेंड तो होना ही। आपको भी पता है B.Ed के कॉलेज में जो नहीं जाते बढ़िया, पर जो जाते हैं उनको पता है कि बैंड बजा देते हैं। तो वापस से B.Ed कॉलेज में आए और घंटी बजी और घंटे से वापस से वही स्कूल वाले दिन। बस अब फ़र्क इतना सा है, आप स्कूल में छोटे छोटे हुआ करते थे और B.Ed कॉलेज में आप बड़े हो चुके हो, ठीक है। पर आपको अगर पसंद भी नहीं है प्रार्थना लेना तो भी वो तो करवाएंगे कॉलेज वाले। तो एक वो चीज़ होती है। तो स्वतः प्राप्ति मतलब विलोपन हो चुका है उस चीज़ का
कि आपके माइंड से निकल चुका है कि घंटी का और प्रार्थना का कोई लेना देना नहीं है। बट अगर वापस से सेम चीज़ की जाए, ठीक है, वापस से मतलब वापस से घंटी के बाद में प्रार्थनाएं हो तो वो हैबिट बन जाती है, अनुक्रियाएं होने लग जाती है। तो वही चीज़ है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। बाकी मैं आपको बोलती हूँ साथ ही साथ नोट्स बनाते चलना करो। अब देखो सामान्यीकरण क्या होता है, तो CS को पहचानना ही सामान्यीकरण में आता है। जैसे बालकों का पीतल की घंटी की आवाज़ को पहचानना। अब बताओ, आवाज़ तो आप थाली बजाओगे तो भी आएगी, है, कोई सी भी घंटी बजाओगे तो भी आएगी। बहुत सारे शरारती बच्चे होते थे जो लंच हुआ भी नहीं और फालतू में घंटी बजा के चले गए, है ना, वो एक अलग बात है। बट मान लो आपके स्कूल में 2-3 घंटियाँ हैं और लंच टाइम में अलग बजती है और छुट्टी के टाइम पे अलग बजती है, तो उनकी भी आवाज़ आप पहचान लोगे ना। अच्छा, खैर आप तो बड़े हो चुके हो यार कि टाइम देख के पता लगा लोगे कि आधे घंटे बाद में छूटने वाला हूँ कोचिंग से, या बट एक बार छोटे बच्चों को कैसे पता चलेगा, वो कौन सी घड़ी जानते हैं यार। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो दूसरी तीसरी में होते हैं। अब ये मत बोला मैम आजकल तो सब पैदा होते ही सब सीख जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए वो अपन लोग बोलते हैं कि आजकल बालक बहुत टैलेंटेड, बहुत होशियार हो रहा है, बट फिर भी यार एक टाइम तो लगता ही है हर चीज़ में, है ना। तो बालकों का पीतल की घंटी की आवाज़ को पहचानना ही सामान्यीकरण है। आदत निर्माण, तो CS तथा UCS के अनुबंधन से प्राणी में आदत बन जाती है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो CS तथा UCS के अनुबंधन से प्राणी में आदत बन जाती है। जैसे प्रार्थना की घंटी को सुनकर कह देना ये स्कूल की घंटी है। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट सिद्धांत, CL हल का सिद्धांत। और आई थिंक ये क्लास कंप्लीट करने दूँ, पर टेंशन ना लो, आज मैं 2 क्लास अपलोड करने के मूड में हूँ, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में, बाय।